आप कह दीजिए आज उमर को हैप्पी बर्थडे। उमर को 6 साल छठी बर्थडे है उनकी तिहाड़ जेल में गुजारते हुए। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। मक्तल ने दबाना जो चाहा फिर जुल्म का किस्सा जाग उठा। मक्तल ने दबाना जो चाहा फिर जुल्म का किस्सा जाग उठा। हर जख्म छुपाकर बैठ गए तो खून का दरिया जाग। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्रों ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई के लिए नारे लगाए थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको अदालत से भी ज़मानत नहीं मिली। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां न सिर्फ कि हमारे सियासतदान वो पूरे तरीके से बेरहम हैं। मुझे बार बार नसीरुद्दीन शाह के उन शब्दों को उधार ले लेती हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि जाहिल हैं, नालायक हैं, और एक शब्द का इस्तेमाल किया बेरहम। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। यहाँ उनकी किताब आ गई है और उस किताब में उन्होंने आदिवासियों के ऊपर रिसर्च की है, मुसलमानों के ऊपर नहीं। ये सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उमर को मुसलमान बनाया जाए, मुसलमान बना के उसे जेल में रखा जाए और जेल से बाहर ना आने दिया जाए। एक उदाहरण सेट किया जाए, सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ द लैंड के तहत जो सबसे बदतरीन सज़ा दी जा सकती है, आप वो सज़ा दे दीजिए। लेकिन कम से कम हुजूर उसका केस तो शुरू कीजिए, कम से कम वो किस्सा तो शुरू कीजिए जिसमें हमें पता लगे कि किसके घर डाका डाला, कौन सा आतंकवाद किया। आप देखिए पूरे सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी किस तरह से एक तरह की पॉलिटिकल लायबिलिटी के तौर पर उमर खालिद को देखा गया कि बोझ बन गए हैं। नॉर्मलाइज से ज़्यादा उमर खालिद को ह्यूमनाइज करने की ज़रूरत है। मुझे लगा इससे बेहतरीन जवाब नहीं हो सकता था। हैप्पी बर्थडे उमर खालिद। उमर खालिद को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं उमर खालिद को। जिस भाषा में चाहिए आप कह दीजिए आज उमर को हैप्पी बर्थडे। उमर को 6 साल छठी बर्थडे है उनकी तिहाड़ जेल में गुजारते हुए। जी हाँ, मैं अभी एक कार्यक्रम से वापस लौट रही हूँ। प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम था जहाँ उमर की ज़िंदगी, उमर की स्कॉलरशिप, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी कुर्बानियाँ, उनका जज्बा, लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद रखने के लिए जो कुछ उमर ने इस देश के लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया, इस समाज के लिए किया, इस कौम के लिए किया, उस सब को याद किया गया। मैं भी वहाँ पर एक वक्ता थी और अपने दिल की बात वहाँ कह के आई बहुत सारे लोगों के सामने। आप जानते हैं उमर खालिद आजकल सिर्फ ये कहना ही अपने आप में एक गुनाह बन गया है। देखते देखते उमर को 6 साल गुजर गए। 6 साल से उमर की आज़ादी को ज़ब्त कर लिया गया है, उमर को कैद कर दिया गया है। उमर की सोच को भी ज़ब्त करने और कैद करने की जो तमाम कोशिशें थी वो पूरे तरीके से नाकाम हो गई हैं। आप ये देखिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्रों ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई के लिए नारे लगाए थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको अदालत से भी ज़मानत नहीं मिली। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां न सिर्फ कि हमारे सियासतदान वो पूरे तरीके से बेरहम हैं। मुझे बार बार नसीरुद्दीन शाह के उन शब्दों को उधार ले लेती हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि जाहिल हैं, नालायक हैं, और एक शब्द का इस्तेमाल किया बेरहम। हमारे बेरहम हुक्मरान, न सिर्फ के हुक्मरान बेरहम हैं बल्कि हमारी अदालतें भी रहम से पूरे तरीके से खाली हो गई हैं। न सिर्फ कि अभी उमर खालिद को जेल में रखा गया है या शर्जील इमाम को सज़ा दी गई है, बल्कि उनका नाम लेने वालों को भी, उनको भी क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम जो हुआ प्रेस क्लब में, बहुत बेहतरीन ये कार्यक्रम था। मैंने आपको बताया कि वहाँ पर तमाम जो यंग लोग थे, जो युवा थे, वो वहाँ पर जमा थे और तमाम तरीके से डिस्कशन हो रहा था, चर्चाएं हो रही थी उमर की किताब के ऊपर। जी हाँ, उनकी किताब आ गई है और उस किताब में उन्होंने आदिवासियों के ऊपर रिसर्च की है, मुसलमानों के ऊपर नहीं। ये सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उमर को मुसलमान बनाया जाए, मुसलमान बना के उसे जेल में रखा जाए और जेल से बाहर ना आने दिया जाए। एक उदाहरण सेट किया जाए कि अगर कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा, कोई भी मुस्लिम युवा या युवती, कोई भी मुस्लिम नौजवान अगर कोशिश करेगा कि उमर की तरह आवाज़ उठाए तो उसे उमर ही बनने दिया जाएगा। उसकी यही तकदीर, उसकी यही डेस्टिनी बना दी जाएगी कि वो जेल में ही उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी गुजर जाए और सड़ा दिया जाए उसको जेल में। लेकिन वहाँ पर जो मैंने देखा वो ये था कि उमर की, मैंने जैसे कहा कि उनकी स्कॉलरशिप, जिस तरह के वो रिसर्चर थे, जिस तरह के वो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उस सब का जश्न मनाया गया। और क्यों ना मनाया जाए। आजकल देखिए आप, मैं देख रही हूँ किस तरह से इनकलाब का मौसम है। असहमति के अधिकार की आवाज़ें, उसकी खुशबू, उसकी गूंज
पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास, हमारे पूरे माहौल में उसे सूंघा जा सकता है। जैसे डर होता है, डर का संक्रमण होता है, इन्फेक्शियस होता है डर। अगर एक व्यक्ति को डर लगे, यानी एक व्यक्ति अगर चिल्लाकर एक बड़े हॉल से बाहर भागने लगे तो बिना ये जाने हुए कि आखिर वजह क्या है, बाकी लोग भी भागने लगते हैं। और इसी तरह जब बहादुरी और निडरता जो होती है वो भी, उसका भी ऐसे ही संक्रमण होता है, वो भी ऐसी इन्फेक्शियस होती है। एक बार अगर कोई बेखौफ होकर आवाज़ निकाले तो बाकी लोग भी एक तरह से उस बेखौफ माहौल का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ये खौफ किस पर तारी है? खौफ उमर खालिद पर तारी नहीं है। ये खौफ जो तारी है वो उन संस्थाओं पर जो भाजपा की, एनडीए की जो सरकार है, पूरे तरीके से जिन्होंने अपना ज़मीर, जिन्होंने अपनी आत्मा, जिन्होंने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता सब कुछ गिरवी रख दिया है और सिर्फ सत्ता के जो सिक्के मिल रहे हैं, उनकी जो खनक है उस पर सिर्फ मुजरा कर रहे हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ पैसे की खनक जानते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जेएनयू ने क्या किया। जेएनयू ने जो किया है वो पूरे तरीके से, मैं कहूँगी, उसको न सिर्फ कि हम माफ़ नहीं करेंगे बल्कि इतिहास याद रखेगा और इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा जो जेएनयू ने उमर खालिद के साथ किया। हुआ क्या था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक ऑडिटोरियम को बुक किया गया था, बुक का डिस्कशन हो रहा था, उमर खालिद की बुक, और उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया, और ये बुक भी किस पे लिखी गई है, ये उनकी पीएचडी थीसिस है। उमर खालिद ने उसको एक किताब में कन्वर्ट किया है जो आदिवासियों पे उनकी रिसर्च है। और इस थीसिस को उन्हीं के प्रोफेसर्स ने पहले उनको लिखने के लिए प्रेरित किया, उसके बाद उस किताब को, उस थीसिस को अप्रूव किया, उसके बाद वो छपी, और उसी यूनिवर्सिटी में उसकी किताब पर, उमर खालिद की किताब पर डिस्कशन की इजाज़त नहीं दी गई। तो गलती से एक ऑडिटोरियम बुक हो गया, और उसके बाद जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा कि ये बुक हो चुका है ये हॉल, तो तुरंत जो है हरकत में आ गया एडमिनिस्ट्रेशन, और आनन फानन में उस बुकिंग को रद्द कर दिया गया और कहा गया, बहाना लगाया गया, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फुल फैक्ट्स। फुल फैक्ट्स क्या थे? फुल फैक्ट तो यही थे कि आपका एक पूर्व छात्र था, उसकी थीसिस थी, उसने किताब लिखी, किताब आदिवासियों पे थी, और आदिवासियों पे इस किताब को जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डिस्कशन की इजाज़त नहीं है। वो यूनिवर्सिटी जो एक ज़माने में क्रांति के लिए, असहमति की आवाज़ के लिए, लोकतंत्र के लिए, दलित, बहुजन, पिछड़े, मुसलमान, ईसाई, महिलाएं, इन सब के मुद्दे उठाने के लिए जानी जाती थी, वो जेएनयू, जिस जेएनयू ने हमें नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ पहली आवाज़ अगर कहीं से निकली तो वो जेएनयू से निकली। अनिर्बान, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ये तीन वो आवाज़ें थी जो जेएनयू ने दी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को जो हौसला दिया वो इन तीन लोगों ने, खासकर जो तीनों लोग जेल गए। आज अनिर्बान अपनी नॉर्मल सामान्य ज़िंदगी वो जी रहे हैं, वो भी एक एक्टिविस्ट हैं लेकिन ज़्यादातर लो प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं। कन्हैया कुमार हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कन्हैया एक बेहतरीन वक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत नहीं पाए लेकिन जीत जाएंगे आज नहीं तो कल। और मुझे लगता है सिर्फ ये वक्त की बात है जब कन्हैया कुमार हमारी संसद में बैठेंगे। अगर लगता है लोकसभा नहीं भी जीत पाए तो उनको राज्यसभा से ज़रूर, मुझे लगता है, भेज देगी कांग्रेस पार्टी, और भेज देना चाहिए। लेकिन उमर का क्या कसूर था? उमर खालिद का सिर्फ इतना कसूर था कि उमर एक मुसलमान था, वरना आप बताइए उमर का क्या जुर्म था? आप एक बात बताइए, सिर्फ उमर का एक जुर्म था, वो था उमर खालिद होना, अरबी का नाम होना। कन्हैया कुमार, मैंने जैसे कहा कि अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, अनिर्बान अपनी एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, दोनों जेल से बाहर हैं, अपनी ज़िंदगी का एक जो आम इंसान होता है, एक ह्यूमन लाइफ जो होती है उसका फुल पोटेंशियल वो जी रहे हैं जैसा उनको जीना चाहिए। लेकिन उमर सलाखों के पीछे है, उमर सलाखों के पीछे है जहाँ अदालत उसका केस भी सुनने तक को तैयार नहीं है। 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी आप सोचिए उमर के केस की शुरुआत नहीं हुई है। सबसे भद्दा मजाक जो हमारे पूरे जो ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, न्याय की पूरी प्रणाली है, भारत की ये पूरी जो रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज का जो एक भद्दा सा मजाक किया गया है, उसका पूरा टेस्ट उसमें फ़ेल हो चुका है। पूरा इंतज़ाम, पूरा जो ये निज़ाम है, पूरा सिस्टम फ़ेल हो चुका है। क्योंकि उमर, मैं तो कहती हूँ कि उमर का अगर कसूर है तो उसे फांसी पे चढ़ा दीजिए। जो उमर के ऊपर केस दर्ज हुआ है उसमें भारत के कानून के तहत, लॉ ऑफ द लैंड के तहत, सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ द लैंड के तहत जो सबसे बदतरीन सज़ा दी जा सकती है, आप वो सज़ा दे दीजिए। लेकिन कम से कम हुजूर उसका केस तो शुरू कीजिए, कम से कम वो
किस्सा तो शुरू कीजिए जिसमें हमें पता लगे कि किसके घर डाका डाला, कौन सा आतंकवाद किया, कौन सा राष्ट्र विरोधी गतिविधि में राष्ट्र विरोधी काम उमर खालिद ने किया। तो पूरे तरीके से आप ये समझिए कि इतनी बेहतरीन किताब, इसका नाम है फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़, आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर। पॉलिटिक्स ऑफ पावर। उमर पॉलिटिक्स ऑफ पावर के छात्र हुआ करते थे। मुझे लगता है अब पॉलिटिक्स ऑफ पावर के वो प्रोफेसर हो गए हैं। उन्होंने उसको जिया है, उस ज़िंदगी को उन्होंने जिया है। इस कार्यक्रम में कई तरह के सवाल आए। एक सवाल ये आ रहा था कि उमर खालिद को हम कैसे याद करें। उमर खालिद के इर्द गिर्द ऐसी छवि गढ़ दी गई है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है कि अगर उनका नाम लो तो नाम लेने वाले को भी आतंकवादी कहा जाता है। और इसीलिए जज साहब ने हमारे जेल भिजवा दिया उन लोगों को जो टिस के छात्र थे। उन्होंने सिर्फ ये नारा लगाया कि उमर खालिद को, शर्जील इमाम को रिहा किया जाए। उन्होंने फिर उनके पर केस दर्ज कर दिया गया, बेल के उन्होंने फ़ाइल किया गया, बेल उनको नहीं मिली, एंटिसिपेटरी बेल, और उनको हिरासत में ले लिया गया। वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं नहीं जानती उनका क्या भविष्य होगा आगे और किस कानून के तहत। और ये भी कहा गया बाकायदा, आप ये देखिए कि इस बात को ये भी कहा गया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो मैं सोच रही थी कि उस लड़की का जवाब यही हो सकता था कि उमर को कैसे, जो तमाम नेगेटिविटी है उनके इर्द गिर्द, कैसे वो व्यक्ति जो उमर का नाम भी ले लेता है उसको भी आतंकवादी कह दिया जाता है। उसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है मेरे पास कि और ज़्यादा उमर का नाम लिया जाए। हर तरह के जो कार्यक्रम हैं या आपके जो निजी संवाद हैं, आपका कोई एक अजीज़ दोस्त है, आपके परिवार वाले हैं, उन सब के सामने आप उमर की बातें किया कीजिए। उमर को कितना ज़्यादा, मैं कहूँगी, नॉर्मलाइज शब्द का इस्तेमाल किया था उस लड़की ने, और अपूर्वानंद ने जवाब दिया कि नॉर्मलाइज से ज़्यादा उमर खालिद को ह्यूमनाइज करने की ज़रूरत है। मुझे लगा इससे बेहतरीन जवाब नहीं हो सकता था। आप देखिए पूरे सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी किस तरह से एक तरह की पॉलिटिकल लायबिलिटी के तौर पर उमर खालिद को देखा गया कि एक बोझ बन गए हैं। सीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको निगलें या उगलें, क्या करें, कि उमर खालिद के मुद्दे को कैसे उठाया जाए, आखिर कैसे इसको या फिर कैसे दबाया जाए। तो उमर खालिद को जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश होगी उतना ज़्यादा उमर का नाम उठ के आएगा। और मुझे लगता है कि इस सरकार के लिए, इस सरकार जो तानाशाही प्रवृत्तियाँ, तानाशाही सपनों वाली जो सरकार है, उसके लिए इससे बड़ा तमाचा और नहीं हो सकता कि उमर जितने दिन जेल में हैं, उमर का असर और ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग उमर की तकरीरें सुनना चाहते हैं। अब मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग उमर की किताब पढ़ना चाहेंगे, जो मैंने आपसे जिक्र किया, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़, आदिवासियों के ऊपर ये लिखी गई किताब है, ये भी आप पढ़ना चाहेंगे। तो उमर का सिर्फ जो मैसेज है वो और ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन उमर की आज़ादी उनको गवारा नहीं हुई कि 2 घंटे भी अगर उमर जेल से बाहर रहता है तो इस सरकार के लिए ख़तरनाक हो सकता था। लेकिन मुझे यकीन है पूरा कि किसी जेल की दीवारें इतनी ऊंची नहीं कि हमारी आवाज़ उमर खालिद तक ना पहुँचे, ये आवाज़ ना पहुँचे कि उमर खालिद अभी भी हमारे लिए उतने ही अहम हैं, अभी उससे भी ज़्यादा अहम है शायद जितना कि वो जेल से बाहर होते, या उनके ज़रिए दिए गए जो मैसेज हैं, उन्होंने जो कुर्बानी दी इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस कौम के लिए, जो हमारी युवा समुदाय है, जो हमारा छात्रों की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनके लिए कितना अहम है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए देखिए अभी JNU में ये कार्यक्रम जब नहीं हो पाया तो उसके बाहर लोग तमाम जमा हो गए डिपार्टमेंट के बाहर, और ABVP के सपोर्टर्स वहाँ पहुँच गए। उन्होंने एक बुक पर डिस्कशन जो ऑडिटोरियम में होना था वो ऑडिटोरियम के बाहर होने लगा, उसको डिस्टर्ब करने की, क्योंकि इतना ही आता है इन लोगों को। ये विध्वंसकारी, ये पूरी आइडियोलॉजी जो है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी, यही असली टुकड़े टुकड़े जो विचारधारा है वो यही है, इन्हीं की है। यही टुकड़े टुकड़े करते हैं लोगों के, और यही टुकड़े करते हैं भारत के, और यही टुकड़े करते हैं विचारधाराओं के। तो मुझे लगता है कि आप सोचिए कि इनको विध्वंस ही आता है, इनको बनाना कुछ नहीं आता, सिर्फ ये डिस्ट्रक्शन जानते हैं, कंस्ट्रक्शन इनको नहीं आता। और यहीं पर इसीलिए डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश की गई और मेजर डिस्ट्रक्शन, और कहा कि उमर खालिद को फांसी दी जाए। इस तरह से चिल्लाने लगे ये लोग, दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। ये वीडियो भी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, फ़िलहाल आप ये देखिए। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आखिर में एक बार फिर, उमर खालिद, आप एक नहीं 1000 साल आप जिए, और आपकी जो विरासत है वो हम सब याद रखेंगे, इस देश के युवा याद रखेंगे ख़ासकर। और उम्मीद है कि हमारे जज जो हैं वो जल्द ही उनकी आंखें खुलेंगी, इस पर फैसला देंगे, उमर खालिद बाहर आएंगे और एक आम इंसान, एक आम भारतीय के साथ अपने पूरे अधिकार, आज़ादी के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। कलेक्टिवली एक तरह के त्योहार के तौर पर हर कुछ दिन बाद उमर को मनाने का एक त्यौहार, एक कार्निवल के तौर पर
उमर की आज़ादी का, उमर की स्कॉलरशिप का, उमर की कुर्बानी का, उमर के जज्बे का, उमर के इनकलाब का जश्न मनाने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये काम उमर के दोस्त करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उमर के दोस्तों का अदा करना चाहती हूँ। और एक गज़ल के चंद शेर, मुझे लगता है जो बहुत कुछ कहने के लिए हो और वक्त ना हो, वक्त की कमी है मुझे मालूम है यहाँ, तो मैं ज़रा बस ये 2 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। अमीर कज़लबाश के ये बहुत मशहूर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इनको पढ़ना और भी अच्छा है। वो कहते हैं कि मक्तल में दबाना जो चाहा फिर जुल्म का किस्सा जाग उठा। मक्तल में दबाना जो चाहा फिर जुल्म का किस्सा जाग उठा। हर जख्म छुपाकर बैठ गए तो खून का दरिया जाग उठा। हर जख्म छुपाकर बैठ गए तो खून का दरिया जाग उठा। हम दिल का फसाना कह न सके, हम दिल का फसाना कह न सके और आखिरी शब तक रो न सके। हम दिल का फसाना कह न सके और आखिरी शब तक रो न सके। जब खामोशी ने दम तोड़ा, आगे सुनिएगा, जब खामोशी ने दम तोड़ा एक महशरे बर्पा जाग। जंतर मंतर पर एक महशरे बर्पा ही हुआ और क्या हुआ। जब खामोशी दम तोड़ रही थी तब एक महशरे बर्पा जाग उठा। जो आग बुझी सी लगती थी, जो आग बुझी सी लगती थी सीने के कोने में कहीं, सीने के किसी कोने में कहीं। जो आग बुझी सी लगती थी सीने के किसी कोने में कहीं। एक ठंडी हवा का झोंका लगा, एक ठंडी हवा का झोंका लगा और फिर वो शफक सा जाग। आज उमर हम सब के बीच जाग रहा है।